हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल। आई एम वैभव और आज हमारी फिर से मुलाकात हुई है एक नए चैप्टर के साथ, जो कि 10th क्लास का एक चैप्टर है सिविक्स का, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने चैप्टर स्टडी किया था वो था पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग में हमने समझा था कि पावर को हमें कैसे कैसे शेयर करना है अलग अलग जगह पे, और पावर शेयर करने से क्या फ़ायदे हुए थे ये भी समझा था हमने। उसी सीरीज़ को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारी क्लास 10th की जो क्रैश कोर्स की सीरीज़ है, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर है आपका पॉलिटिकल पार्टीज़। तो देखिए, एक बात समझिए कि डेमोक्रेसी में जो सबसे बेसिक एक चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, जो सब लोगों को पता होती है, वो डेमोक्रेसी में जो चीज़ है उसको इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। क्योंकि देखिए, आप एक बात समझिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सभी को पता होता है ना। कोई भी पर्सन है, चाहे उसको ये पता है कि नहीं पता कि डेमोक्रेसी किस टाइप की है, गवर्नमेंट किस टाइप की है, बट स्टिल उसको इतनी बात पता होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है ना। एटलीस्ट वो हमारे जो देश की जो मेजर पार्टीज़ हैं लाइक बीजेपी, कांग्रेस, इनके बारे में तो वो जानता ही है। अब इतनी बात अगर वो जानता है तो पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट है, उसने इंपॉर्टेंस कैसे क्रिएट करी, उसका रोल क्या है, उसकी वजह से क्या चीज़ें सही होती हैं या क्या चीज़ों में हमें प्रॉब्लम आती है, वो सब आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प भी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज। यानी इसने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंडियन डेमोक्रेसी की बैकबोन है ना। और ये बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया है कि ये क्या है, ये एक बैकबोन है। क्योंकि हमारी जो पूरी डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज पर ही टिकी हुई है। इसको हम आगे जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आगे जाते जाएंगे, तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते हुए जाएंगे, है ना। और क्या कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर क्रूशियल रोल इन द गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन रोल है वो गवर्नमेंट में, और उसका जो मेन रोल है हमारा वो रिप्रेजेंटेशन में, है ना। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आज अगर हम अपनी बात गवर्नमेंट में रख पा रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से रख पा रहे हैं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। तो यही बता रहा है कि उसका जो मेन रोल है वो रिप्रेजेंटेशन में है एंड गवर्नेंस में है। अभी देखते हैं, आगे कैरी ऑन करते हैं कि और क्या सीखना है हमें। तो देखिए, अब जब हमने इतना समझा तो हमको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है ना, और उसका काम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसके प्राइमरी गोल को हम समझते हैं। तो देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, है ना। एंड इसमें बताया गया है एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी में जो कुछ लोग हैं, अब कुछ लोग साथ में आए हैं, वो साथ में क्यों आए हैं, टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन के लिए, यानी इलेक्शन के लिए वो लोग साथ में आए हैं। अच्छा, इलेक्शन के लिए साथ में आए हैं, उससे होगा क्या, उससे होगा कि उनको एक पावर मिलेगी गवर्नमेंट के अंदर, जिसके थ्रू वो रूल करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, है ना। और देखिए, एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी। और जितनी भी उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं, अच्छा, उसको हम अप्लाई करने वाले हैं या उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा सोसाइटी में। तो सबसे पहले आपने समझा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी क्या चीज़ है। अब देखिए, इसका एम क्या है, टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर एंड गवर्न द कंट्री। यानी कि हमारी जो पॉलिटिकल पावर है, यानी हम सबसे हमारी जो वोटिंग वाली पावर है, वो सारी वोट्स उनको मिली, वो पावर उनके पास आई, फिर उससे उन्होंने सबको गवर्न करना स्टार्ट किया। ये काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टी का, अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज। अब देखिए, यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट ये आएगा कि यहाँ पे बोला अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी, यानी किसकी आइडियोलॉजी, क्या ये हमारी आइडियोलॉजी या किसकी आइडियोलॉजी। तो ये आइडियोलॉजी होगी पॉलिटिकल पार्टीज की, अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू वो देश में गवर्न करती हैं, है ना। अब इसमें एक चीज़ और समझिए कि जैसे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है उसके की फीचर्स क्या क्या है, यानी वो क्या करने वाले हैं मुझसे। तो देखिए, टू ऑर्गेनाइज ग्रुप विद शेयर्ड पॉलिटिकल व्यूज़। यानी कि हमारी जो एक पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जो शेयर्ड पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, जो हम एक जैसा सोचते हैं, उसको एक जगह पे लेके आएंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, पर्पस क्या है उसका, टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेंगे थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। यानी जिन लोगों को हमने वोट दिया है वही तो पॉलिसीज बनाने वाले हैं और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, ये इसका पर्पस हुआ। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन होगा एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक लिंक को क्रिएट करेगी, यानी कि हमारी बात उन तक पहुंचाएगी और उनकी बात को हम तक पहुंचाएगी। तो अभी आपको समझ में आया कि भाई पॉलिटिकल पार्टी क्या है। इसके आगे हम एक एक चीज़ें और देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स,
अभी आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उसकी सारी चीज़ें समझी। अब एक बात को ज़रा कंसीडर करिए कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ऑन द फर्स्ट हैंड हमको पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्या पड़ी, है ना। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि भाई बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नमेंट को रन करवा सकते थे, बट ऐसा नहीं है, हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड है। तो अब उसकी नीड क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम अब देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट, यानी देखिए जो लोगों का इंटरेस्ट है, लोग जो चाहते हैं उस चीज़ को गवर्नमेंट तक हम लेके जाएंगे और उसको वहाँ पे रखेंगे। तो देखिए रिप्रेजेंट कॉमन सिटीजन एंड देयर कंसर्न इन द गवर्नमेंट, यानी कॉमन पीपल क्या चाहता है, ऑर्डिनरी पीपल क्या चाहता है, उसकी बातों को गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे, जैसे कि वो पॉलिसी बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आगे, और इस चीज़ को हम देखेंगे, है ना। अब देखिए अगला है गिव वोटर्स चॉइस, वोटर्स को हम देंगे चॉइस। देखिए अगर किसी के पास चॉइस ही नहीं है, भाई उसके पास गिना चुना एक ही इंसान है, उसी को वोट देनी है, तो वहाँ पे वो काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा जब तक मीनिंगफुल चॉइस नहीं होगी, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो चॉइस क्रिएट करती है, लोगों को वो चॉइस दे रही है कि देखिए भाई आपके पास ये चॉइस है, आप इतनी सारी चॉइस में से जो आपको पॉलिसी पसंद आ रही है, जो आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, उनको आप कर सकते हैं, है ना। तो यहीं पे लिखा गया गिव वोटर्स चॉइस, प्रोवाइड मल्टीपल ऑप्शंस फॉर सिटीजन्स टू चूज फ्रॉम, यानी कि जो अलग अलग सिटीजन्स हैं वो क्या करेंगे, आपके पास जितनी चॉइस है उनमें से चूज करेंगे, और चूज करेंगे तो उसके बाद जो आपको सही लगेगा उस ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे, है ना। तो अगर आपके पास चॉइस है, ये आपको पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद है फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, यानी ये तो एक बहुत अलग बात है, मतलब अलग क्या है इसमें, ये देखिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी और उसको रन करवाएगी, है ना, उसको सारे कामों को एग्जीक्यूट करवाएगी। देखिए एसेंशियल फॉर गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी, उसी के जरिए तो आगे काम चलने वाला है। एंड पॉलिसीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा वो चीज़ अप्लाई कैसे होगी, ये भी तो मैटर करता है। देखिए आपने बहुत सी बार देखा होगा कि चीज़ों को हम प्लान बना लेते हैं, लेकिन अगर उनका एग्जीक्यूशन ना सही हो तो हमारी ग्रोथ बैक टू जीरो आ जाती है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाना, है ना। अच्छा उसके बाद क्या होगा, चलिए आपने गवर्नमेंट बना ली, आपने पॉलिसीज़ एक्वायर कर ली, लेकिन एक देश में आपको एक चीज़ और ज़रूरी है, लॉज का होना, क्योंकि अगर लॉज नहीं होंगे तो फिर काम कैसे चलेगा भाई, है ना। लॉज होंगे उसी से तो जस्टिस आएगी, उसी से इक्वालिटी आएगी। तो देखिए यानी अगला इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका, अगला इंपॉर्टेंट काम है आपका मेकिंग लॉज। तो देखिए परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शंस थ्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हम, अच्छा एक बात और समझिए कि लॉज बनाने का काम किसका होता है, लॉज बनाने का काम होता है लेजिस्लेटिव का, उनको पालन करवाने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का। और सपोज उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको सॉल्व करवाने का काम किसका है, जुडिशरी का। तो देखिए अभी ये क्या कर रही है, लॉज बना रही है, तो ये लेजिस्लेटिव वाला काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है, लेजिस्लेटिव वाला, है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू, पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू, है ना। अब देखिए एक और ये काम करेगी इंपॉर्टेंट, जो है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी आते हैं कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप करेंगे। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखिए एक बात समझिए कि जैसे कोई चीज़ है जो हमारे मन में है बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई हमें आके सेम टाइम पे थोड़ा मोटिवेट कर देता है, थोड़ा उसके बारे में बता देता है, तो क्या हम उस काम को अच्छे से कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो यही काम कर रही हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं सोसाइटी को मीडिया के थ्रू एंड कैंपेन्स के थ्रू, जिससे कि वो अपनी बात पे थोड़ा सा और विश्वास बना पाएँ और चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट कर पाएँ। अब देखिए एक पॉइंट और समझिए, जो कि है लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये पॉइंट हमने अभी भी देखा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पीपल और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक बनाती हैं, यानी कि एक ट्रस्ट डेवलप करती हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करती हैं, है ना। क्रिएट कनेक्शन बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, है ना, उनके बीच में एक लिंक को डेवलप कर रही हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पीपल और गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में एक लिंक बना रही है, जिससे कि उनकी बात आपस में शेयर हो पा रही है और सारी चीज़ें स्मूथली चल सकें, वो लिंक क्रिएट कर रही है ना। अब एक बात और समझिए कि डेमोक्रेसी कांट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना अच्छे से रन नहीं कर सकती है। उसके पीछे क्या रीज़न है, अभी हमने देखा नीड, जैसे पहली नीड थी रिप्रेजेंट पीपल्स इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट को रखिए आप आगे, है ना। दूसरी चीज़ है गिव वोटर्स चॉइस, यानी कि आप वोटर्स को क्या देंगे, चॉइस देंगे, ए मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड करेंगे उनको। इसके बाद आप गवर्नमेंट बनाएंगे और गवर्नमेंट को चलाएंगे। उसके बाद है मेकिंग लॉज, आप उनको सारी चीज़ों को स्मूथ चलाने के लिए कुछ लॉज क्रिएट करेंगे। उसके बाद है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि आप लोगों का जो
इंटरेस्ट है उसको आगे रखेंगे और उनके इंटरेस्ट को एक थोड़ा मोटिवेट करेंगे जिससे वो अपनी बातों को अच्छे से रख सकें, है ना। और उसके बाद है आप एक लिंक क्रिएट करेंगे जिससे कि आप और आपकी जो अपर बॉडी है, जो आपकी गवर्निंग बॉडी है, उस तक आप अपनी सारी बातों को पहुंचा सकें और उसकी बात आप तक सारी चीज़ें अच्छे से पहुंच सकें, है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। तो देखिए अगला है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं और हमको ये पता भी होना चाहिए, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है उसके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है ना। तो इनको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे पहला जो फंक्शन है वो है कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, यानी कि हम क्या करेंगे कि भाई कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, यानी सबसे पहले तो भाई देश में इलेक्शन होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला काम क्या है, इलेक्शन करवाना। अब उन इलेक्शन को कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसके थ्रू आगे हमारा काम चलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट एंड सपोर्ट कैंडिडेट फॉर पब्लिक ऑफिस थ्रू ऑर्गेनाइज इलेक्शन कैंपेन एंड वोटर मोबिलाइजेशन एफर्ट। यानी उसने क्या करा, पूरे देश में इलेक्शन करवाए, लोगों को नॉमिनेट किया जिनको हम वोट देंगे, है ना, उनको सपोर्ट किया तो हम तक पहुँचे, फिर हमने उनको वोट दिया, जिससे इलेक्शन हुए, जिससे एक हमारी डेमोक्रेसी का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अच्छा उसके बाद क्या करने वाली है वो, तो देखिए ये समझते हैं। इसके बाद है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यानी क्या करेगी, अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम लेके आएगी। अच्छा पॉलिसीज और प्रोग्राम वो क्यों लेके आने वाले हैं, तो वो लेके आने वाले हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, है ना। वेलफेयर मतलब लोगों के भले के लिए। और देखिए दे डेवलप पॉलिसी प्लेटफॉर्म्स दैट ऑफर डिस्टिंक्ट अप्रोचेज टू द गवर्नेंस इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज फॉर द वोटर्स टू चूज फ्रॉम। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें से कि जो हमारे लोग हैं वो क्या करेंगे कि उनको वो चॉइस करेंगे कि भाई ये पॉलिसी अच्छी है और ये पॉलिसी हमारे लिए थोड़ी ठीक नहीं है तो उनके पास चॉइस होगी, और चॉइस होगी तो उसमें से वो आसानी से चूज़ कर पाएंगे। अच्छा अगला काम क्या काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, तो वो देखते हैं। तो देखिए अगला काम क्या कर रही है वो, मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, यानी कि जो हमारी कंट्री है, इतनी अच्छी कंट्री हमारी इंडिया, उसके लिए अलग अलग वो लॉज बनाएंगे। अच्छा ये हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन कि वो आगे हमें क्या क्या करने वाली है पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखिए थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी वो किस में पार्ट लेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। अच्छा लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होती है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि लॉज बनाना लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ना। प्रपोजिंग एंड डिबेटिंग बिल्स इन द पार्लियामेंट, यानी बिल्स को लेके आएंगे पार्लियामेंट के अंदर और फिर उस पर डिबेट होगी, उस पर डिस्कशन होगा, है ना, और फिर उस बिल को एक्ट बनाया जाएगा, लॉ बनाया जाएगा और पूरे देश में अप्लाई किया जाएगा, है ना। अच्छा और क्या हो रहा है यहाँ पे, और देखते हैं। और देखिए अगला काम है टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अच्छा ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट चलाएगी, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन से हमारी गवर्नमेंट बनेगी, पार्लियामेंट के हाउसेज में जाएंगे लोग और हाउसेज में जाएंगे तो उससे एक स्मूथ गवर्नमेंट का फंक्शन होगा, है ना। और देखते हैं फंक्शंस और क्या है, और भी है या फिर इतने ही हैं, यही देखते हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और भी दिए गए हैं, जैसे प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। अच्छा ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मानिए आपने भाई पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, अब आपने वोट दे दी, सब काम हो गया, क्या इतना ही काफ़ी है, तो स्टूडेंट्स इतना काफ़ी नहीं है। इसके बाद हमें उनको चेक करना होगा। चेक कैसे करना होगा, तो देखिए चेक ऐसे करना होगा कि हमने अगर कोई काम कर दिया है तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है ना। उसको जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपके टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं, आपके टीचर्स आपका एग्ज़ाम लेते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो ऐसे ही भाई हमारा जो क्या है रोल ऑफ ऑपोजिशन है। जैसे देखिए नॉन गवर्निंग पार्टीज प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अच्छा यहाँ पे एक बात बहुत समझने लायक है कि जो ऑपोजिशन वाली पार्टी है वो लोगों को क्रिटिसाइज करेगी, बट कैसे करेगी, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी हम किसी को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए जैसे हमने किसी को बोला कि भाई आप तो किसी काम के नहीं हो, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, और आपने बोला कि देखिए आपकी इतनी सारी चीज़ें ठीक हैं, बस आपको ये चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, तो ये कैसा क्रिटिसिज्म हुआ, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि वो प्रोवाइड करेगी भाई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिससे कि चीज़ें आगे हम और बेटर कर सकें। अच्छा एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आया, स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज का मतलब ये होता है चेंज, और एक कैसा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज। स्क्रूटनाइज का मतलब एक चेंज, और कैसा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज। तो देखिए गवर्नमेंट, अच्छा स्क्रूटनाइज करेगी किसको, तो स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट एक्शन एंड ऑफर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन।
अब देखिए, क्या किसी की कमी निकालना काफ़ी है? तो नहीं, कमी निकालना काफ़ी नहीं है, आपको उस इंसान को सॉल्यूशन भी देना होगा, है ना। तो वो सॉल्यूशन इसमें आगे लिखा हुआ है कि वो कैसे एक सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगी, है ना। अच्छा, इसके बाद शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, तो ये बात तो हमने अभी भी देखी थी कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे हम शेप करने वाले हैं, है ना। कि जैसे हम भाई लोगों के मन में एक विचार आया, अब उस विचार को जब तक हम मोटिवेट नहीं करेंगे, कल्टीवेट नहीं करेंगे, तो फिर काम कैसे होगा? तो उन चीज़ों को आगे हम दे रखा है ना। तो शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, इसको चलिए एक बार रीड करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, पार्टीज एजुकेट सिटीजन थ्रू पॉलिटिकल डिस्कोर्स, मीडिया एंड एंगेजमेंट एंड पब्लिक कैंपेन ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज अफेक्टिंग सोसाइटी। यानी कि देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि भाई कैंपेन्स के थ्रू, है ना, और प्रमोशन के थ्रू, है ना, इन सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे जिससे लोगों की जो बातें हैं वो अच्छे से डेमोक्रेसी में लाई जा सकें। अच्छा देखिए, अभी हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, उसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। और क्या करेगी? प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, यानी कि लोगों के भले के लिए काम करेगी, उनके लिए डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स लेके आएगी, है ना। इंटरमीडियरीज बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। अच्छा, एक काम और जो पॉइंट हमने अभी भी पढ़ा था कि वो इंटरमीडियरी का काम करेगी गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में। क्या और कौन कर रही है ये काम? पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। हेल्पिंग पीपल नेविगेट वेलफेयर स्कीम एंड एक्सेस पब्लिक सर्विस, यानी कि ये सारे काम किसके लिए? पब्लिक सर्विस के लिए। देखिए, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई, अब उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ये सब काम कौन करवाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज करवाएंगी, है ना। फ्रेंड्स, अभी आपने क्या समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या हैं? एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, पहला था कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन एंड प्रेजेंट कैंडिडेट, इलेक्शन करवाइए, कैंडिडेट्स को लेके आइए। पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, है ना, अलग अलग पॉलिसीज लेके आइए एंड प्रोग्राम्स लेके आइए। उसके बाद है मेकिंग लॉस, यानी देश के लिए क्या बनाइए? लॉज बनाइए। इसके बाद है रन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट फॉर्म करिए और उसको चलाइए, अच्छे से चलाइए, है ना। पॉलिटिकल पार्टी से फंक्शन है। इसके बाद है प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। देखिए, अच्छा, इस टाइम पे ऑपोजिशन पार्टी कौन है? तो इस टाइम की ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है ना। अब उनका काम क्या है कि लोगों को एक अच्छी सलाह देना कि भाई किसी भी लॉ के अंदर ये कमी है, उसको आप सही करिए। इसके बाद है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन को शेप करना, आगे रखना उसको। उसके बाद है प्रोवाइड एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, यानी सब लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर स्कीम्स हैं उनसे जोड़ना, है ना। तो ये हमारे काम है। अच्छा, और देखते हैं और क्या आगे इस चैप्टर में। तो देखिए, अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है इसमें कि जो भाई चलिए हमारे यहाँ पे सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट के फंक्शंस हो गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से काम करती हैं या किस टाइप की हैं ये पता होना चाहिए। तो देखिए, कुछ पार्टीज़ के सिस्टम है ना, पार्टीज़ के क्या हैं? कुछ सिस्टम्स हैं। तो उन्हीं सिस्टम्स में से जो फर्स्ट हमारा सिस्टम है वो है वन पार्टी सिस्टम, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, जिसमें से पहला वाला हमारा कौन सा है? वन पार्टी सिस्टम। अच्छा, नाम से ही क्लियर है कि इसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होंगी? एक पार्टी होगी बस। आप मुझे एक बात सोच के बताइए, डेमोक्रेसी चॉइसेस के बेस पे, डेमोक्रेसी में चूज़ करने का ऑप्शन है, यही तो सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या वन पार्टी सिस्टम है, हमें चूज़ करने का ऑप्शन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम होगा? तो शायद नहीं होगा। आप भी एग्री करेंगे कि हाँ, ये तो एक बहुत अच्छा सिस्टम नहीं होगा। तो देखिए, उसमें यही है। अच्छा, ओनली वन पार्टी कंट्रोल्स पावर, नो रियल चॉइस फॉर द पीपल, यानी लोगों के पास रियल चॉइस ही नहीं है। और जब तक लोगों के पास ही रियल चॉइस नहीं है तो लोग वो करेंगे क्या, है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है क्या किसी देश का? तो वो है चाइना, यानी चाइना में वन पार्टी सिस्टम है जिसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, और वो सारी चीज़ों को देखती है। अच्छा, इससे बेटर क्या हो सकता है? इससे बेटर है टू पार्टी सिस्टम। इससे बेटर क्या है स्टूडेंट्स? टू पार्टी सिस्टम। अच्छा, टू पार्टी सिस्टम नाम से क्लियर है, पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेजर पार्टीज। अच्छा, एक बात और समझिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि और पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे, बट जो मेजर पावर है वो दो मेन पार्टीज में ही रहेगी। जैसे इसका एग्जांपल है यूएसए, जिसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स पार्टी है और इन्हीं के बीच में पावर चेंज होती रहती है ना। तो आपका टू पार्टी सिस्टम। अभी हम समझते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। अच्छा, मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? तो देखिए, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे प्यारे इंडिया में। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो देखिए, मल्टी पार्टी सिस्टम, सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, कोएलिशन गवर्नमेंट, कॉमन एग्जाम्पल इंडिया। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आपस में compete कर रही हैं। अब compete कर रही हैं तो उनकी डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑफर कर रही हैं, है ना, जो कि हमारे लिए एक अच्छी भी बात है, चॉइसेस और ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कितनी, किसी को पता है? तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं 750 प्लस, ये बात हमको पता होनी चाहिए कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि आखिर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम किसी देश के लिए सही होगा। ये बहुत कंसर्निंग बात है और इम्पोर्टेंट बात है और एक क्रूशियल बात है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी एक क्वेश्चन अराइज होता है आप सबके लिए कि हाउ डू वी चूज अ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, व्हाट इज राइट फॉर यू, है ना। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, कैसे करेंगे आप इसको। तो देखिए, एक बात समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है वो आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने सोचा कि भाई कौन सा रहेगा, ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए जो चीज़ है वो मैटर करती है आपकी हिस्ट्री कैसी रही है। जैसे जो चाइना है, चाइना का इतिहास कुछ इस टाइप का रहा है कि थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप वहाँ पे रूल रहा है, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी जो सूटेड होता है उनके लिए, कम्युनिस्ट कंट्री है वो एक, तो वहाँ पे क्या है कि वन पार्टी सिस्टम चलता हुआ आ रहा है ना। टू पार्टी क्या होगा कि आपको चॉइस तो देनी है बट बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं देनी है, तो वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। अच्छा, हमारे यहाँ कैसे रहा है कि अलग अलग राजा थे, उनके प्रांत थे, प्रोविंसेस थे पूरे में, तो वहाँ के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेड है तो वो कौन सा है, मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, 750 प्लस है हमारे पास, यानी चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपको शायद आई होप ये समझ में आया होगा कि भाई किसी भी जगह के लिए पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है उसको हम कैसे चूज़ करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी है ना। अभी चलते हैं हम आगे और देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या क्या है। देखिए, अब तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आया है। तो आखिर हमारे देश में कौन कौन सी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अच्छा, इनमें से काफ़ी सारों को आप जानते भी होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी और नई चीज़ें समझेंगे। तो देखिए, आप इसको समझ के देखिए कि जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, यानी हमारे अंदर हमारे यहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, नेशनल पार्टीज ऑपरेट इन मल्टीपल स्टेट्स अक्रॉस इंडिया विद पैन इंडिया प्रेजेंस। इसमें आप याद रखेंगे पैन इंडिया वर्ड, पैन इंडिया का मतलब क्या होता है, पैन इंडिया का मतलब है कि भाई जो पूरे में हो वो है ना, उसका जो रिकॉग्निशन है उसको रिकॉग्निशन पूरे देश में मिला हो, है ना, सभी लोग उसको जानते हैं, मल्टीपल स्टेट्स में है वो, है ना, ये चीज़ होती है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई भी पार्टी कैसे पॉलिटिकल पार्टी, कैसे नेशनल पार्टी बनती है और कैसे रीजनल पार्टी बनती है, स्टेट पार्टी बनती है, ये आपको समझना होगा। तो देखिए, इनमें से जो सबसे पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो काफ़ी टाइम से इंडिया में है, उसका नाम है कांग्रेस। कौन सी है, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस कब बनी थी, तो कांग्रेस बनी थी स्टूडेंट्स 1885 में। अच्छा, क्या किसी को ये पता है कि कांग्रेस बनाई किसने थी, तो कांग्रेस बनाई थी A.O. ह्यूम ने। किसने बनाई थी बच्चों, A.O. ह्यूम, है ना, ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई थी। अच्छा, इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये लोग जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं वो है आपकी सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी। सेक्युलर का मतलब होता है कि सभी धर्म, सभी लैंग्वेज, सारी चीज़ें इक्वल है, जनरली सबसे ज़्यादा धर्म के लिए होता है वो, है ना। उसके बाद सोशलिज्म है, यानी सभी सोसाइटीज़ को इक्वलिटी पे बात करेंगे, ऐसा कुछ है। इसके बाद जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो पहले नाम था वो भारतीय जनसंघ था, है ना। उसके बाद श्यामा प्रकाश मुखर्जी के जो आइडियाज़ वगैरह थे उनके थ्रू उन्होंने आगे बढ़ाया चीज़ों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात है उनको आगे बढ़ाया और तब ये एक नेशनल लेवल पे पार्टी बने और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी मिले। अच्छा, ये फाउंडेड हुई थी 1980 में। इनकी जो आइडियोलॉजी है वो है नेशनलिज्म, कल्चरल वैल्यूज़, यानी हमारे कल्चर की वैल्यूज़ को काफ़ी ये प्रमोट करते हैं और स्पेशली हिंदुइज़्म को। किसको प्रमोट करते हैं ये, हिंदुइज़्म को, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। और बीजेपी तो इस टाइम गवर्नमेंट भी है ना। अब आगे समझते हैं। इसके बाद है हमारी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, BSP, है ना, जिसका सिंबल क्या है, जिसका सिंबल एलिफेंट है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल कमल का फूल है और इसका सिंबल क्या है, इसका जो सिंबल है वो हैंड है ना। बहुजन समाज पार्टी, अच्छा, ये किसके आइडियाज़ को फॉलो करती है, तो एक पर्सन थे कांसीराम, जिन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी और उन्हीं के आइडियोलॉजीज़ को ये फॉलो करती है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे बात करती है, सोशल जस्टिस पे, यानी कि जो समाज को लेके जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, जो मतलब कुछ ग्रुप्स को समाज से अलग देखा जाता है, उनको अलग कर दिया गया है, तो उनके वेलफेयर के बारे में, उनकी इक्वालिटी के बारे में ये पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा बात करती है। अच्छा, इसके बाद एक और पॉलिटिकल पार्टी है इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। तो देखिए, इसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अच्छा, आपने एक वर्ड आया यहाँ पे मार्क्स, MARX, तो कुछ याद आ रहा है आपको, आपने किसी चैप्टर में पढ़ा हो, शायद रशियन रेवोल्यूशन, है ना, किसी में पढ़ा हो, जिसमें एक इंसान थे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ थे सोसाइटी को लेके, सोशलिज्म के आइडियाज़ जो थे, उनको ये पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा फॉलो करती है और उन्हीं चीज़ों को लेके ये आगे बढ़ाती है। इसके बाद एक और पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, है ना। अच्छा, ये पार्टी काफ़ी बाद में बनी है, जब आपको याद होगा कि
2011 में जो अन्ना हजारे का अनशन हुआ था, उसी के बाद में 2012 में, और उन्हीं की एक आइडियोलॉजी को लेके ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, है ना, आम आदमी पार्टी। अच्छा, रिकॉग्निशन गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ये सारी पार्टी आखिर कब इनको आप बोलेंगे भाई हाँ ये पार्टी हैं अच्छे से, तो जब इनको रिकॉग्निशन मिलेगा इलेक्शन कमीशन के थ्रू। आई होप आपको अब तक ये समझ में आया होगा। जो हमारी मेजर पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और हमारी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और आम आदमी पार्टी है। तो अभी समझते हैं और पार्टीज़ के बारे में, पढ़ते हैं, रीजनल पार्टीज़ को देखते हैं। अभी हम और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखते हैं, कुछ रीजनल पार्टीज़ के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ये थी हमारी जो नेशनल पार्टीज़ थी। अच्छा, अभी मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप कब कहेंगे कि ये एक नेशनल पार्टी है और कब कहेंगे आप एक रीजनल पार्टी है। तो इसके लिए देखिए, परसेंटेज जो टोटल वोट्स का है वो तो सेम है दोनों के लिए, कि यानी 6% आपको वोट मिल जाए, मतलब 6% से ज़्यादा मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, कितना ही मिल जाए, तो आप कंसीडर कर लेंगे कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा, स्टेट के लिए आपको 2 सीट मिल जाए और सेंट्रल के लिए आपको 4 सीट मिल जाए, टोटल की जो भी MLA MPs वाली आपकी सीट है। तो अगर आपको वो मिल जाती है तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कंसीडर हो जाएगी कि या तो वो नेशनल पार्टी है या फिर वो आपकी स्टेट पार्टी है। स्टेट के लिए सीट चाहिए 2, नेशनल के लिए आपको सीट चाहिए 4, और टोटल वोट्स का 6% से ज़्यादा मिल जाए। इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो हो जाए तो आपकी कोई भी पार्टी है वो रिकॉग्नाइज पार्टी में आ जाएगी, स्टेट या फिर सेंट्रल। अच्छा, उसके अलावा कुछ रीजनल पार्टीज़ के नाम दिए हैं तो उनको देखते हैं। जैसे उनमें से एक है समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की साइड हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, इनका जो मेन फोकस है या आइडियोलॉजी है वो क्या है, वो सोशल वेलफेयर पे है और रीजनल रिप्रेजेंटेशन पे है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितनी भी रीजनल पार्टी है उनका जो मेन एम है वो रीजनल पॉलिटिक्स और देखिए रीजनल इंटरेस्ट ये यहीं पे रहता है। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखिए कि जो DMK पार्टी है, तो DMK पार्टी आपको याद रखना है कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है DMK पार्टी। अच्छा, उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस कहाँ पे है, तो आपको ये भी याद रखना, तृणमूल कांग्रेस जो है वो वेस्ट बंगाल में है ना। इसके बाद देखेंगे आप रीजनल पार्टी रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा किस चीज़ को दिखाएगी, ये लोकल इंटरेस्ट को भाई, है ना, लोकल चीज़ों को आगे रखेगी। ऑपरेट इन वन और फ्यू स्टेट्स, इंपॉर्टेंट फॉर द कोलिशन गवर्नमेंट। अच्छा, जो रीजनल पार्टीज़ है उनकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो होती है एक रीजनल गवर्नमेंट बनाने में, है ना। उसके अलावा कोलिशन करने में, भाई आपके पास अलग अलग सीट्स हैं, आप बड़ी पार्टी से कोलैबोरेट करेंगे, आपको पावर भी मिलेगी और आप अच्छे से उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप ये समझिए कि आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इनकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अलग अलग पार्टीज़ के साथ कोलिशन करना, है ना, और उनको सपोर्ट करना, है ना। ये उनको सपोर्ट करेंगी और आपस में जब म्यूचुअल सपोर्ट होगा तो दोनों पार्टीज़ ग्रो करेंगी। अच्छा, इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा, तो लोगों का ये फ़ायदा होगा कि उनके पास मोर मीनिंगफुल चॉइस जो है वो रहेगी, है ना। अभी आगे चलते हैं अपने इस चैप्टर में, तो देखिए। अच्छा, अब एक अलग टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी कि देखिए, आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या कमियां हैं, मतलब क्या चीज़ है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जो सुधारनी चाहिए, तो वो हमको देखनी पड़ेगी। तो उसी में से जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है हमारे सामने वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। यानी कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, आज मैं आप हम सब एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं, पूरा देश डेमोक्रेटिक है। बट जो पार्टी हमें डेमोक्रेसी के वादे कर रही है वहीं पे अगर डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब उसके अंदर ही अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर काम कैसे चल पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर समझिए आप, पावर कंसंट्रेटेड इन फ्यू लीडर्स, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो पावर है वो सिर्फ कुछ लीडर्स के पास है। नो ओपन डिस्कशन, कहीं पे भी ओपन डिस्कशन नहीं हो रहा है, कहीं पे उन बातों को बैठ के किया नहीं जा रहा है। जैसे भाई हमारे लिए जो लॉ बनाए जा रहे हैं तो वो संसद में एक जगह पे बैठ के बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो लॉ बन रहे हैं वो तो कहीं पे नहीं बन रहे हैं,
है ना, वो तो जस्ट 2-3 लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं और सबको मानना पड़ रहा है वो। इसके अलावा और मेंबर पार्टिसिपेशन, यानी मेंबर्स के पार्टिसिपेशन पे भी कोई यहाँ पे नहीं है, किसको एंट्री देनी है, किसको एंट्री नहीं देनी है, क्या लॉ बनाना है, ये सब कुछ एक दो या दो इंसान ही डिसाइड कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगी ये चीज़। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो एक है डायनेस्टिक सक्सेशन। अच्छा, एक छोटी सी बात आप समझ के देखिए कि ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, और आप जानते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी में ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, भाई भतीजावाद। कि अपने ही घर वालों को आप टिकट दे रहे हैं, भाई टिकट दे रहे हैं, वो इलेक्शन में आगे आ रहे हैं, बाकी जो टैलेंटेड लोग हैं जो सच में कुछ चेंज लाना चाहते हैं उनको मौका मिल ही नहीं पा रहा है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी लाइफ टाइम मेहनत करें, है ना। तो लीडरशिप पासेस विद इन फैमिलीज रिड्यूसेस अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू लीडर, यानी अगर आप अपनी फैमिली में ही भाई ये पास करते रहेंगे कि भाई तुम बनो, तो जो एक्चुअल मीनिंगफुल चॉइस है, जो टैलेंटेड लोग हैं वो आगे कैसे आ पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके बाद है नो मीनिंगफुल चॉइस, यानी कि भाई जब सारे लोग एक जैसी ही बातें करेंगे, एक जैसी ही पॉलिसी लेके आएंगे, तो क्या हमारे पास कोई मीनिंगफुल चॉइस होगी? तो हमारे पास कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहेगी, है ना। और जबकि डेमोक्रेसी में हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। तो देखिए, पार्टीज ऑफन हैव सिमिलर पॉलिसीज, लिमिटेड रियल ऑप्शंस फॉर वोटर्स, यानी किसी के पास भी क्या है कि जो रियल ऑप्शंस हैं, जो रियल चॉइसेस हैं, वो प्रोवाइड नहीं कर रही है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, एक लास्ट है हमारे पास जो एक और प्रॉब्लम है, मनी एंड मसल पावर। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन आते हैं तो कितने सारे पैसे वेस्ट किए जाते हैं, है ना, उनको प्रचार में लगाया जाता है। जितने हमारे जो लिमिट डिसाइड करी इलेक्शन कमीशन ने, उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और मसल पावर, लड़ाई झगड़े, क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने मिलती हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, आप एक चीज़ सोच के देखिए कि इन सभी प्रॉब्लम में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती है? तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कि भाई सबसे पहले तो आप डेमोक्रेसी लेके आओ, आप डेमोक्रेसी लेके आओगे तो ये बची कुची प्रॉब्लम तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स है। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर में, और क्या है। तो देखिए, अब हमने ये देखा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज में प्रॉब्लम क्या है। अब इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सुधार सकते हैं, उसमें क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को हम रिफॉर्म कैसे करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, इसके अंदर जब आप देखेंगे तो देखिए, अब लीगल मीजर, हम लीगल मीजर क्या ले सकते हैं, लॉस टू कंट्रोल इलेक्शन एक्सपेंसेस, यानी जितना पैसा भाई खर्च होने वाला है उस पर आप एक लिमिट लगाइए, है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा है स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ कैंडिडेट, अगर किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई ऐसा भाई कोई उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसको अच्छे से चेक कीजिए, सारी चीज़ों को मैनेज कीजिए। एक है आपका पॉइंट जो है इसमें, ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंडिंग, यानी कि जो पार्टी के पास फंड आ रहा है आप उसको चेक कीजिए, कहाँ से पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी तो नहीं है, कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी। अच्छा, सोशल एंड सिटीजन रोल क्या कर सकते हैं हम, जैसे भाई ये तो बात हुई कि लीगल सारी चीज़ें हैं, बट आपका और हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं इन सब के लिए, है ना। तो देखिए, सबसे पहला काम कर सकते हैं अवेयरनेस इन पब्लिक क्रिटिसिज्म, यानी लोगों तक भाई नॉलेज हो, लोग पढ़े लिखे हो, लोग लिटरेट हो, लोग एजुकेटेड हो, लोग पार्टिसिपेट करें, है ना। तो और पार्टिसिपेशन करवाइए उनका, एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि भाई ये नहीं कि आपने वोट दे दिया और आपका काम खत्म हो गया, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। अच्छा, और क्या, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन क्वेश्चनिंग पार्टी लीडर्स, सपोर्टिंग ऑनेस्ट, यानी कि क्या करेंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें अच्छी लगती है तो उसकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसे काम नहीं चलता है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या है, सपोर्टिंग ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट हमारे जो कैंडिडेट्स हैं तो हम उनको फोकस करें, उन पर ज़्यादा सपोर्ट करें उनको, रेदर देन कि हम किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं जो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, इस पर हमें ध्यान देना है। इसके बाद है मीडिया स्क्रूटनी, यानी मीडिया को जितनी भी भाई प्रॉब्लम चल रही है देश में उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पे आगे ला के रखो, और उनको आगे ला के रखो, और जिससे क्या होगा कि जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो आगे आएगी तो वो टैकल होगी और वो सॉल्व होगी, तो फिर देश के लिए अच्छा होगा। अच्छा, और देखते हैं, रिफॉर्म्स रिक्वायर जॉइंट एफर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, मीडिया एंड सिटीजन, यानी कि आपको ये बता रहा है कि भाई किसी एक के काम करने से काम नहीं होगा, गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, मीडिया को भी काम करना पड़ेगा और सिटीजन्स को भी काम करना पड़ेगा, तीनों लोगों को काम साथ में मिलकर करना पड़ेगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम कैसे कैसे चेंज लाने वाले हैं, कैसे क्या क्या चेंज लाने वाले हैं, ये सारे देखा। अभी हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि और चीज़ें क्या हो सकती हैं, है ना। तो देखिए, अभी हमने देखा कि भाई पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज़, ये आपसे क्या कहना चाह रहा है कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में यानी कि जो सिटीजन्स हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएगा। तो देखिए, जैसा है ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज़, भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करिए, लेकिन उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, है ना, चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाइए। वोट इन इलेक्शन, उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, वैसे ये पॉइंट पहले लिखा होना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो आप वोट देने जाइए। अगर आप वोट देने नहीं जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा। अब आप ये समझिए कि हम इतने एजुकेटेड हैं, इतनी लिटरेसी है, सारी चीज़ें ठीक है हमारे यहाँ, फिर भी जो वोटिंग में परसेंटेज है वो 70% भी नहीं है, अच्छे से देखा जाए तो, है ना। उसके बाद है टेक पार्ट इन द कैंपेन्स, कैंपेन्स में पार्ट लीजिए भाई, कैंपेन्स के बारे में उनकी पॉलिसीज को सुनिए, उनको समझिए कैसे एग्जीक्यूट होगी, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, है ना। इसके बाद है कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, यानी इलेक्शन अच्छे से होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। देखिए, इस लाइन को एक बार और समझेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। ये आपसे कह रहा है कि डेमोक्रेसी कब स्ट्रांग होती है, व्हेन पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल प्रोग्रेस, यानी कि जब उसमें अच्छे से ध्यान देंगे, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है या हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा वर्क करेगी, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्क करने से डेमोक्रेसी अच्छी होगी और उससे पूरा देश का अच्छा ही होगा, वेलफेयर होगा, है ना। स्टूडेंट्स, अभी हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं, जिसमें हमको ये देखना है कि भाई कुछ की टर्म्स देखेंगे और कुछ बोर्ड में आपको आगे क्या करना है वो देखेंगे, और उसी के साथ ही आपके चैप्टर को सम अप करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे है कि भाई जैसे रूलिंग पार्टी क्या है, तो रूलिंग पार्टी क्या है, जो रूल कर रही है, जो पावर में है। इसके बाद है ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी क्या है कि भाई जो अपोज में है, जो सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करेगी और जो कमियों को बताएगी, लेकिन अच्छा क्रिटिसाइज़ कैसे करेगी, अभी हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करेगी जिससे सारी चीज़ें सही चलती रहें और एक पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे। अच्छा, इसके बाद है कोएलिशन गवर्नमेंट, तो कोएलिशन गवर्नमेंट को पहले हम समझते हैं। सपोज कीजिए हमको जीतने के लिए भाई 500 सीट चाहिए हमको, लेकिन हमको मिली है मान लीजिए 440, ये सीट मिली है। अब भाई हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोएलिशन, कि अगर कोई आके हमको अपनी 60 सीट दे दे तो भाई हमारा ही क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा और हम अपनी गवर्नमेंट को बना लेंगे। अच्छा, कोएलिशन गवर्नमेंट से फ़ायदा क्या होगा, कोएलिशन गवर्नमेंट से ये एक फ़ायदा होगा कि हमें डिफरेंट एक व्यू मिलेगा। भाई अब तक हम सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सुन रहे थे, अब एक और पार्टी से कोएलिशन किया तो उसके भी थॉट्स को हम सुनेंगे, समझेंगे, तो इससे एक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक ट्रस्ट बढ़ेगा, है ना, ये बढ़ेगा। इसके बाद है पार्टीशनशिप। अच्छा, पार्टीशनशिप वर्ड को आपको बहुत अच्छे से समझना है। पार्टीशनशिप का मतलब होता है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक लॉयल्टी शो करना, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टू पॉलिटिकल पार्टी, है ना। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में हर दूसरा तीसरा इंसान ये क्लेम करता है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक अच्छी भी बात है और थोड़ी सी एक प्रॉब्लम की भी बात है ना। तो देखिए, ये था एक कि भाई पार्टीशनशिप सही है या फिर गलत है। तो देखिए, पार्टीशनशिप सही है गलत है वो बात की बात है, बस हमें ये समझना है कि पार्टीशनशिप है क्या। पार्टीशनशिप का मतलब है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होना और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल होना, है ना। अच्छा, अब आप ये समझ के देखिए, ये आपने पूरा चैप्टर समझा कि भाई कैसे कैसे चीज़ें हुई, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे कैसे उनके फंक्शंस हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टी क्या होती है, या फिर आप समझिए नेशनल पार्टी क्या होती है, 6% वोट्स, 2 सीट्स, 4 सीट्स, आपने सब कुछ समझा। अब आप ये समझिए कि भाई जब आप पेपर देने गए हैं तो आप उस चीज़ को और बेटर कैसे कर सकते हैं। देखिए, पढ़ तो आप रहे ही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, घर पे भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए जैसे आपकी कुछ टिप्स है कि लर्न डेफिनेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली, यानी आपकी डेफिनेशन के जो की पॉइंट्स हैं। अब आप कहेंगे सर हम एक्यूरेटली तो पढ़ते हैं, नहीं, आप उस बात को समझिए कि जो कि आपके कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए लिखते टाइम, है ना। आपको ईजी सिनोनियम्स के पीछे नहीं भागना है, आपको अच्छे से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। इसके बाद है राइट आंसर विद बुलेट पॉइंट्स, ये अब कर सकते हैं आप, भाई बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे ज़्यादा अच्छे से आंसर की क्लैरिटी होगी और ज़्यादा विजिबल होगा। ऑलवेज ऐड इंडियन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल्स को ऐड कीजिए। प्रैक्टिस 2, 3, 5 मार्क्स आंसर रेगुलरली। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ शॉर्ट आंसर प्रैक्टिस करने हैं या फिर वेरी शॉर्ट करने हैं या लॉन्ग करने हैं, आपको सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। और इसके बाद है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, डोंट जस्ट मेमोराइज, और जस्ट चीज़ों को रटिए मत, चीज़ों को समझिए। जितना बेटर आप समझे होंगे तो आप आंसर को बना के भी लिखाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने रटा होगा और आप भूल गए तो भाई प्रॉब्लम होगी, है ना। तो देखिए, ये था आपका आज का चैप्टर, है ना। अब आप हमसे जुड़े, है ना, आपने चीज़ों को समझा, आप और हम साथ में इस जर्नी पे चलेंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी उसके लिए मेहनत करेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।